एक एयरपोर्ट जिस पर कोई पैसेंजर उतरने तैयार नहीं, एक मेगा प्रोजेक्ट जिस पर अमेरिका ने अपने 1.25 लाख करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, एक घोस्ट सिटी जो आबादी के लिए तरस रही है। दोस्तों, आज दुनिया के उन 5 मेगा प्रोजेक्ट्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्हें बनाने में अरबों डॉलर खर्च हुए, लेकिन आज वो बेकार पड़े हैं। नंबर 1, वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट। दोस्तों, ये एक रेसिंग ट्रैक है जो एक समय वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हुआ करता था। इस ट्रैक को फॉर्मूला 1 स्ट्रीट रेसिंग के लिए बनाया गया था। इस रेसिंग ट्रैक को बनाने में पूरे 100 मिलियन यूरो खर्च हुए थे, जिसे भारतीय रुपए में देखा जाए तो ये रकम तकरीबन 8.5 अरब रुपए है। इस रेसिंग ट्रैक को स्पेन की सिटी वेलेंसिया में बनाया गया था। इसे बनाने में सिर्फ 1 साल का समय लगा था। इसे इस तरह से बनाया गया था कि ये पहली नजर में ही लोगों को भाग गया था। दरअसल ये रेसिंग ट्रैक वेलेंसिया में पोर्ट के बीचों बीच से होकर गुजरता था और इसका 140 मीटर सेक्शन एक स्विंग ब्रिज पर टिका हुआ था, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था। इसके एडवांस फीचर्स और खूबसूरती को देखते हुए फॉर्मूला 1 ने इसे 7 सालों के लिए अपना बना लिया था, यानी बुक कर लिया था, जिसके बाद इन्होंने इस ट्रैक पर यूरोपियन ग्रैंड प्रिक्स इवेंट कराने का ऐलान किया था। ये इवेंट साल 2008 में शुरू होकर साल 2014 में खत्म होने वाला था। सब बेसब्री से इवेंट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लोगों का सपना उस समय टूट गया जब साल 2008 में पहली बार इस ट्रैक पर फॉर्मूला 1 रेसिंग की गई। उस समय रेसिंग ड्राइवर्स ने इस ट्रैक के डिजाइन को लेकर शिकायत की। उनका कहना था कि इस ट्रैक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें हम ड्राइवर्स ओवरटेक नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, रेसिंग के समय ट्रैक पर जो टर्न्स होते हैं, कार्स ड्राइवर्स वहीं पर एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं, लेकिन इस ट्रैक में जितने भी टर्न्स बनाए गए थे उससे पहले रोड को इतना स्ट्रेट कर दिया गया था कि उस पर दौड़ने वाली रेसिंग कार्स 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती थी। ऐसे में ड्राइवर ट्रैक पर टर्न्स आने पर जब ओवरटेक करने की कोशिश करते तो उन्हें जोर से ब्रेक लगाना पड़ता, जिसकी वजह से यहाँ कई एक्सीडेंट होने लगे। इस ट्रैक पर जब एक्सीडेंट की संख्या बढ़ने लगी तब फॉर्मूला 1 जिसने वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट को 7 सालों के लिए लिया था, उन्होंने 5 साल में ही अपना एग्रीमेंट खत्म कर दिया और तब से लेकर आज तक ये जगह वीरान पड़ी हुई है। यहाँ जाने पर आपको टूटे फूटे लाइट्स पोल्स, टूटे हुए फैंस और ट्रैक्स के दोनों किनारों पर झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ के अंडरपास में आपको सालों पुराना पानी भी भरा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ का नजारा देखकर ही आप समझ जाओगे कि ये मेगा प्रोजेक्ट किस कदर अपनी बर्बादी का सबूत लिए आज भी खड़ा है। नंबर 2, सियुडेड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। दोस्तों, स्पेन दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहाँ लोग सबसे ज्यादा घूमने के लिए आते हैं। आंकड़ों की बात करें तो यहाँ हर साल दुनिया भर से 8 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। दरअसल स्पेन अपने बीच, बर्फीले पहाड़ों, रेगिस्तान और अलग अलग पॉपुलर फेस्टिवल्स के लिए दुनिया भर में फेमस है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में ही लैंड करते हैं। लेकिन परेशानी तब होने लगी जब मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर की संख्या उसकी कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ने लगी। दरअसल इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी सिर्फ 7 करोड़ है और यहाँ आने वाले पैसेंजर की संख्या 8 करोड़ के आसपास पहुँच गयी। इस ओवरटेक क्राउडेड की समस्या को देखते हुए यहाँ ऑप्शन के तौर पर सियुडेड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू किया गया। इस एयरपोर्ट को बनाने में 1.2 बिलियन डॉलर्स यानी भारतीय रुपए में 95 अरब रुपए के आसपास खर्च किया गया। लेकिन यहाँ कंपनी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने एक एयरपोर्ट को बिना सोचे समझे हड़बड़ाहट में तैयार किया और इसे तैयार करने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद था, मैड्रिड एयरपोर्ट को लोड को कम करना। लेकिन साल 2009 में जब इस एयरपोर्ट को खोला गया तो इससे बनाने वाली कंपनी की रातों की नींद उड़ गई। कहने को तो ये सेंट्रल एयरपोर्ट था, लेकिन इसे जिस जगह पर बनाया गया था वो जगह बिल्कुल भी सेंटर में नहीं थी। जो पैसेंजर यहाँ उतरते उन्हें यहाँ से मैड्रिड जाने में 300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, जो कि उनके लिए परेशानी की वजह बनने लगी। इस दूरी को देखते हुए जहां लोगों ने इस एयरपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, वहीं ज्यादातर कमर्शियल एयरलाइंस ने भी यहां आने से मना कर दिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि खोलने के महज 2 साल बाद ही सियुडेड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट एक वीरान जगह बनकर रह गया। यहाँ ना तो कोई प्लेन उतरता और ना ही कोई पैसेंजर दिखता है। जगह तो पूरी वीरान बन गई, लेकिन कंपनी को इस एयरपोर्ट को ऑपरेट करने में अभी भी हर साल करोड़ों डॉलर का चूना लग रहा था। कंपनी ने इसको बेचने के लिए साल 2013 में इस एयरपोर्ट को बेचने की अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन कोई भी इस वीरान जगह को खरीदने के लिए सामने नहीं आया। बहुत कोशिशों के बाद साल 2019 में 95 अरब रुपए में बना ये एयरपोर्ट 9 लाख रुपए में नीलाम हो गया। नंबर 3, इंटरस्टेट H3 हाईवे। 26 किलोमीटर लंबा इंटरस्टेट H3 हाईवे का निर्माण यूएस के स्टेट हवाई के शहर होनोलुलु में किया गया था। वैसे तो ये हाईवे बेहद ही खूबसूरत नजारों के बीच से गुजरता है, लेकिन इसे लेकर कंट्रोवर्सी भी कुछ कम नहीं है। दरअसल इस हाईवे को बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले 1960 में रखा गया था, जब यहाँ यूएस नेवी के 2 बेसिस के बीच डायरेक्ट कोई रास्ता न होने की वजह से उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जब लोगों के सामने यहाँ हाईवे बनाने की बात रखी गई तो स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने शहर की खूबसूरती को खराब होते नहीं देख सकते थे। विरोध की वजह से इस हाईवे के कंस्ट्रक्शन का काम 26 साल तक रुक गया, लेकिन साल 1989 में जबरदस्ती इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। इसके बाद इस हाईवे को पूरी तरह से बनाकर तैयार होने में 8 सालों का समय लगा और साल 1997 में ये बनकर तैयार हो गया। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में हाईवे बनाने के लिए पहाड़ों को काटकर ही तैयार किया जाता है,
जाए, लेकिन इस शहर की खूबसूरती खराब ना हो इसलिए इस पूरे हाईवे को बड़े बड़े खंभों पर टिकाया गया, जिस वजह से इस हाईवे को बनाने में कुल 1.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आया। प्रति किलोमीटर के हिसाब से ये दुनिया का सबसे महंगा हाईवे बन गया। 1960 के दशक में जिस उद्देश्य से इस हाईवे को बनाने की बात हुई थी, 40 साल बाद वो बेकार हो गई। हाईवे का होनोलुलु शहर से कोई डायरेक्ट लिंक न होने की वजह से स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हवाई लोगों का एक ग्रुप तो इससे श्रापित भी मानता है, क्योंकि इसके बनने में कई धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया। हवाई का इंटरस्टेट H3 आज सुनसान हालत में है। बेहद सुंदर नजारे होने के बावजूद भी यहाँ गिनी चुनी गाड़ियाँ देखने को मिलती है। नंबर 4, घोस्ट सिटी। दोस्तों, म्यांमार का पुराना कैपिटल यांगोन समुद्र के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर है। ये शहर 70 लाख लोगों का बसेरा है। यहाँ बढ़ती आबादी को देखते हुए म्यांमार की मिलिट्री लीडर ने साल 2002 में एक गुप्त शहर बनाना शुरू कर दिया ताकि वो म्यांमार की कैपिटल को वहाँ शिफ्ट कर सके। साल 2006 में जब ये शहर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो म्यांमार के लीडर्स ने इस नए शहर को एक राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। उन्होंने इसका नाम NAYPYIDAW रखा। इस राजधानी को समुद्र से दूर म्यांमार के सेंटर में बनाया गया था और इसे बनाने में 4 अरब डॉलर यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। यहाँ वो सब कुछ बनाया गया जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था। 20 लेन का हाईवे, 100 से ज्यादा लग्जरी होटल, गोल्फ कोर्ट और भी बहुत कुछ इस नई राजधानी में बनाया गया था। लेकिन एक चीज जिसकी कमी यहाँ सबसे ज्यादा थी वो थी आबादी। जी हाँ, ये लोगों की आबादी बहुत कम थी और यहाँ ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही रहते थे। यहाँ का 20 लेन हाईवे जो कभी लाखों गाड़ियों के लिए बनाया गया था वो आज भी खाली पड़े हैं। होटलों में बुकिंग नहीं है, एयरपोर्ट पर इक्का दुक्का फ्लाइट आती है। अरबों खर्च करने के बाद भी देश की अधिकांश आबादी के लिए राजधानी बेकार है और लोग इसे घोस्ट कैपिटल कहकर बुलाते हैं। नंबर 5, यूका माउंटेन वेस्ट रिपोजिटरी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल अगर सही तरीके से स्टोर नहीं किया जाए तो वो इंसानों की जान का दुश्मन बन सकता है। अमेरिका आमतौर पर अपने न्यूक्लियर वेस्ट मटेरियल को ड्रम्स में भरकर रिमोट लोकेशंस में छोड़ देता है, लेकिन साल 1987 में अमेरिका ने नेवाड़ा के यूका माउंटेन को न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए सिलेक्ट किया और योजना बनाई गई कि पूरे देश के न्यूक्लियर वेस्ट को एक टनल के जरिए यूका माउंटेन में 300 मीटर अंदर दबाया जाएगा। साल 2002 में प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ तो नेवाड़ा के लोगों को इस प्रोजेक्ट की जानकारी मिली, तब उन्होंने इस रेपोसिटी का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि जब नेवाड़ा में कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं है तो फिर क्यों पूरे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट यहाँ डंप किया जाएगा। दोस्तों, ये मामला इतना बढ़ गया कि ये कोर्ट में पहुँच गया। ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद 2010 में इस प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद कर दी गई, लेकिन 3 साल बाद कोर्ट ने प्रोजेक्ट के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और फिर से नेवाड़ा में काम शुरू करवा दिया गया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सत्ता में आने के बाद ये साफ कर दिया कि नेवाड़ा में न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी नहीं बनाई जाएगी। ऐसे में 17 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.25 लाख करोड़ खर्च करने के बाद तैयार हुआ ये मेगा प्रोजेक्ट आज किसी भी काम का नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप हमारी इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।